मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजुगेट क्लासेस एंड क्लास इक्वेशन। ये सबके लिए चिंता का विषय लगा रहता है कि अलजेब्रा में कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिसे अधूरा टॉपिक कहा जाता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया तो मुझे जानकारी हुई कि इस टॉपिक को भी अलजेब्रा में अधूरे टॉपिक के नाम से कुछ लोग जानते हैं कि अलजेब्रा अगर हमने पढ़ भी लिया तो कंजुगेट क्लास और क्लास इक्वेशन को फिर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है ये टॉपिक अलजेब्रा का सबसे टिपिकल टॉपिक है, कंजुगेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन। लेकिन अगर सही मायने में देखिए तो कंजुगेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, काफी आसान टॉपिक है। और अलजेब्रा में आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप इसको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कंजुगेट क्लास को। और एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटने वाला नहीं होगा अगर इसको आप सही से समझ लेते। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे तरीके से इसको बताया जाए कि आपको ये जो अधूरा टॉपिक है इससे छुटकारा मिल जाए और आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाए। क्लास इक्वेशन है क्या, इसको हम एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं और फिर बेसिक चीजें देखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। सिंपली किसी भी ग्रुप का ऑर्डर हमको दिया है, कोई ग्रुप हमारे फाइनाइट है उसका ऑर्डर दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी एलिमेंट को, ग्रुप के सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और फिर वहां से कंजुगेट क्लासेस निकालेंगे। आपको याद होगा नॉर्मल सब ग्रुप में कंजुगेट सब ग्रुप हमने देखा था, यहां हम कंजुगेट एलिमेंट देखेंगे और कंजुगेट एलिमेंट से फिर हम क्लास बनाएंगे और क्लास में जितने एलिमेंट हैं उन सभी के ऑर्डर को क्लास के एलिमेंट के जितने उसके कार्डिनलिटी होगी सभी को हम ग्रुप के ऑर्डर के पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास इक्वेशन हो जाएगा। जैसे अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए n दिया हुआ है तो अब इसमें n एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, हम कहते हैं E, A, B एंड सो ऑन, n एलिमेंट है। हम सबसे पहले इसमें कंजुगेट एलिमेंट डिफाइन करेंगे, फिर कंजुगेट एलिमेंट से हम करस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम कंजुगेट क्लास निकालेंगे। तो मान लीजिए हम क्लास ऑफ ए निकाल रहे हैं, क्लास ऑफ बी निकाल रहे हैं, सो ऑन सभी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग क्लास निकाल रहे हैं। अब इस क्लास में जितने एलिमेंट हैं, इस क्लास में जितनी इसकी कार्डिनलिटी होगी, इसी कार्डिनलिटी को डेट इज इसी को अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास बी प्लस 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 कार्डिनलिटी ऑफ क्लास मान लीजिए कि यन एलिमेंट, यनवा एलिमेंट अगर ये है तो सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग क्लास हम निकाल देंगे। तो जितनी इसकी कार्डिनलिटी होगी यही क्या होगा, ये एक सम निकलेगा, एक ये इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो इसको हम अब ये टोटल कितना आएगा, ये टोटल ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आएगा, इसी को कहते हैं क्लास इक्वेशन। हमको निकालना क्या है, कंजुगेट क्लासेस, किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कितने ऐसे एलिमेंट है जो उससे कंजुगेट है किसी ग्रुप में। अब कंजुगेट एलिमेंट निकालने के लिए हम डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट सब ग्रुप और डिफरेंट डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब ग्रुप। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है सेंटर ऑफ द ग्रुप। जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप का डिस्कशन कर रहे थे, डिफिनेशन एग्जाम्पल हमने देखा था, तो वहां मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप सेंटर ऑफ द ग्रुप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। आप वैसे जनरली किसी बुक में या किसी नोट्स में आप उठा के देखें तो जहां नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनेशन लगा रहता है वहीं पे एग्जांपल में आ जाता है सेंटर इज एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। बट वहां इसलिए लिखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ द ग्रुप पहले वो डिफाइन कर देता है और फिर वो डिफाइन करने से पहले कुछ उसकी खास प्रॉपर्टी, ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी बताई जाती है। मैं इसको वहां इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अभी हमें नहीं पता है। तो सभी अगर प्रॉपर्टी मुझे पता हो जाती है तो सेंटर ऑफ द ग्रुप का डिफिनेशन आते ही हम इसके बारे में कुछ अलग नजरिया से सोच सकते हैं जो कि नोट्स और बुक में बुक के हिसाब से नहीं सोच सकते। बाकी सेंटर ऑफ द ग्रुप का यूज क्लास इक्वेशन में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ क्लास इक्वेशन के लिए। तो यही मुझे समझा कि सेंटर ऑफ द ग्रुप को जो है क्लास इक्वेशन में ही बताया जाए। सेंटर जैसे नाम से ही लग रहा है कि किसी सर्किल का जो सेंटर होता है, यानी उस बिंदु से हर दूरी समान हो। अब ग्रुप का कैसे हम डिफाइन करें, ग्रुप में तो हमने कोई स्ट्रक्चर देखा ही नहीं, तो इसमें सेंटर हम कैसे डिफाइन करें। तो यहां सेंटर जो है ग्रुप में सेंटर को कैसे देखा गया है,
अब देखिए कि एक होता है कम्यूटेटिव ग्रुप दैट इज अबेलियन ग्रुप और एक होता है नॉन अबेलियन ग्रुप। एक होता है अबेलियन ग्रुप और एक होता है नॉन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी। ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को अगर आप ए डॉट बी करते हैं और बी डॉट ए करते हैं तो आपस में हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तो वो हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। और नॉन अबेलियन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब कम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किसी से कम्यूट न करे। हमको ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जो किसी और एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता है, उसी समय वो ग्रुप हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। नॉन अबेलियन ग्रुप कहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रुप के सभी एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो कम्यूट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अब यहां नॉन अबेलियन ग्रुप से ही सेंटर ऑफ द ग्रुप आया बना हुआ है। अब जब हमारा ग्रुप नॉन अबेलियन है तो कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ग्रुप के कुछ एलिमेंट के साथ कम्यूट करें और कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। जैसे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो वो सभी एलिमेंट जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन बना दे तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ द ग्रुप। डिफिनेशन देखिए कि लेट जी बी ग्रुप देन center of group, center of G is denoted by ZG and defined as A belong to center of G imply A dot G equal to G dot A for all G belong to G। यानी कोई भी एलिमेंट सेंटर में तभी कंटेन होगा जब वो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। दैट इज सेंटर ऑफ जी इक्वल टू ग्रुप का वो एलिमेंट सच जी बिलोंग टू जी सच दैट जी, यहां ए मान लीजिए ए बिलोंग टू जी सच दैट जी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। यानी ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ जितने ऐसे एलिमेंट हैं जो कम्यूट करते हैं, उन सभी एलिमेंट का अगर हम कलेक्शन बना दें तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप कहलाता है। अब यहां देखिए आपको दिख रहा होगा कि आइडेंटिटी तो हमेशा सेंटर ऑफ द ग्रुप में कंटेन होगा। दैट इज आइडेंटिटी यहां ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, क्योंकि ई डॉट ए इक्वल टू ई डॉट जी इक्वल टू जी डॉट ई फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। सभी एलिमेंट कैसा है, यानी आइडेंटिटी इसमें कंटेन होगा। दूसरा आप ये देखिए कि अगर ए सेंटर ऑफ जी में कंटेन है तो उसका इनवर्स भी उसमें कंटेन होगा। अगर ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ द ग्रुप में, दैट इज ए डॉट जी इक्वल टू जी डॉट ए, तो यहां से ए जी डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जी, ये हो जाएगा। और ये हुआ तो ये देखिए यहां से क्या हो गया कि ए इनवर्स किसमें कंटेन होगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो करस्पॉन्डिंग इनवर्स भी इसमें कंटेन है, आइडेंटिटी भी इसमें कंटेन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ द ग्रुप इज आल्सो एन सब ग्रुप। सेंटर जो है ग्रुप का वो खुद में एक ग्रुप बन जा रहा है। यहां हमने देखा कि आइडेंटिटी तो इसमें कंटेन है, अगर ये कंटेन हुआ है तो ये इनवर्स भी इसमें कंटेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ द ग्रुप जो है वो खुद एक ग्रुप बना रहा है। किसी ग्रुप का जो सेंटर होगा वो खुद एक ग्रुप बनाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द ग्रुप इज एन सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। तो यहां से ये कह सकते हैं नोट है हमारा कि सेंटर ऑफ द ग्रुप इज
सब ग्रुप ऑफ जी। वो जी का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। इनफैक्ट ZG इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब ऐसा क्यों है? आपको पता होगा कि हमको कोई भी सब ग्रुप दिखाना है कि वो नॉर्मल है, तो हम ये दिखाते हैं कि जी इनवर्स कंटेन हो जाए H में फॉर ऑल H बिलोंग टू H एंड G बिलोंग टू G, देन H इज नॉर्मल इन G। अगर इस टाइप के जितने भी सभी एलिमेंट अगर H में कंटेन हो जाते हैं तो H हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल। डेट इज उसमें कंजुगेट जो सब ग्रुप होता है वो इक्वल हो जाता है। डेट इज GH इक्वल टू HG हो जाता है, तो उस समय H हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो अब इसको हमको दिखाना है कि सेंटर ऑफ द ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो आप देखिए कैसे। कंसीडर X इनवर्स वेयर X बिलोंग टू G, कोई भी एलिमेंट है और A बिलोंग टू सेंटर ऑफ G। ये हमारा सेंटर ऑफ द ग्रुप का एलिमेंट है और X हमारा जनरल कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसको हमको दिखाना कि ये ZG में कंटेन हो रहा है और किसी भी वैल्यू ऑफ X के लिए, तो ZG हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए हम X इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं XA इंटू X इनवर्स, हम इधर बाहर लिखे अभी। अब A कहां है? सेंटर ऑफ द ग्रुप में है, तो A ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? X इंटू A इक्वल टू AX लिख सकते हैं। तो AX इंटू X इनवर्स हमारा बाहर है, और इस समय ये क्या हो जाएगा? अब ये AX इंटू X इनवर्स और X इंटू X इनवर्स आइडेंटिटी, यानी ये हो गया A, और ये क्या है? सेंटर ऑफ द ग्रुप ZG का एलिमेंट है। तो यहां से क्या हो गया कि X इनवर्स किस में कंटेन है? सेंटर ऑफ द ग्रुप G में कंटेन है। तो यहां से हम ये कह दिए कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखिए 2 लाइन का प्रूफ था कि जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होता है वो ग्रुप का क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो है कुछ एग्जांपल हम किसी एलिमेंट में सेंटर कैसे निकालते हैं किसी ग्रुप में, और कौन कौन से एलिमेंट जो इसमें कंटेन हो। अब देखिए जैसे हमारा पहला एग्जांपल है कि अगर जी हम कोई भी साइक्लिक या अबेलियन ग्रुप लेते हैं तो क्या होता है? अब तक तो आपके मन में आ ही गया होगा कि अगर जी हमारा साइक्लिक हो जाए, एग्जांपल जी हमारा क्या है? साइक्लिक है। जब जी साइक्लिक है तो उसमें जी क्या होगा? अबेलियन भी होगा। हमने पढ़ा है थ्योरम कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कनॉट नीड नॉट बी टू डेट इज अबेलियन। साइक्लिक कोई जरूरी नहीं है, बट सभी साइक्लिक क्या होते हैं? अबेलियन होते हैं, तो वो अबेलियन है। और जब कोई भी ग्रुप अबेलियन होता है तो उसके सभी एलिमेंट से कम्यूट करते हैं। डेट इज फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G, A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। ग्रुप का हर एलिमेंट से जनरेट वो कम्यूट करता है, तो अबेलियन हमारा होता है। तो अगर G हमारा अबेलियन है तो उस समय सेंटर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? पूरे ग्रुप के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करेंगे। सेंटर ऑफ G में आप देखिए A बिलोंग टू G सच डेट A डॉट G इक्वल टू G डॉट A फॉर ऑल G बिलोंग टू G। बट अगर हमारा G अबेलियन हो जाता है तो उस समय A डॉट G इक्वल टू G डॉट A होगा फॉर ऑल G कामा A बिलोंग टू G, और उसमें क्या हो जाएगा? ये G के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर G हमारा साइक्लिक होता है या G हमारा अबेलियन होता है तो उस समय सेंटर ऑफ G के इक्वल होगा। तो यहां ये लिख सकते हैं if G is cyclic implies G is abelian, then center of G equal to G। अगर G हमारा क्या है? अबेलियन हो जाता है तो, और या साइक्लिक हो जाता है तो। ये इफ एंड ओनली इफ का केस है अगर G हमारा क्या है? अबेलियन है तो। यानी अगर G हमारा अबेलियन है तो सेंटर ऑफ द ग्रुप G के इक्वल होगा, एंड इफ सेंटर ऑफ द ग्रुप इक्वल है G के तो G क्या होगा? हमारा अबेलियन होगा। इफ
सेंटर ऑफ G इक्वल टू G इम्प्लाई G इज अबेलियन। बट ये इम्प्लाई साइक्लिक नहीं कर सकता, ऐसा जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो जाए, बट ये अबेलियन हमेशा होगा कि अगर सेंटर ऑफ द ग्रुप इक्वल हो जाए तो G हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर सेंटर ग्रुप इक्वल हो गया तो सभी एलिमेंट सभी से कम्यूट करेंगे तो G हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड देखें, अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें तो अब साइक्लिक अबेलियन तो हमारा हो गया। अब बचा हमारा डिहाइड्रल ग्रुप, समेटिक ग्रुप और अल्टरनेटिव ग्रुप। तो सबसे पहले अगर हम डीएन में देखें, डिहाइड्रल ग्रुप डीएन। अब डीएन की प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी, पिछले लेक्चर में हमने देखा है, तो क्या होता था, एक्स और वाई से जनरेट होते थे, दो एलिमेंट से जनरेट होता था। किस टाइप का कि आर्डर ऑफ एक्स हमारा था 2 एंड आर्डर ऑफ वाई क्या था, n था। और ये किसके इक्विवेलेंट आता था, तो ये होता था e वाई वाई स्क्वायर एंड सो वन वाई पर n माइनस 1 कामा एक्स वाई स्क्वायर एंड सो वन एक्स वाई पर n माइनस 1 सच दैट x इंटू वाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई इनवर्स। इस दो एलिमेंट से जनरेट होने वाले जो ग्रुप होते थे वो इस टाइप के होते थे, और इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रल ग्रुप कहते हैं। अब यही प्रॉपर्टी से है, आप देखिए कि ये y डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट वाई इनवर्स है, ये फॉर ऑल वाई बिलोंग फॉर ऑल ये सभी के लिए है। मतलब तो यहां से देखिए कि ये एलिमेंट इसके साथ तो कभी कम्यूट नहीं करेंगे, ये एलिमेंट इसके साथ कभी कम्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ जो डीएन निकाल रहे हैं उसमें क्या आएगा, एक तो आइडेंटिटी आएगी और ये सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कब करेगा। अब देखिए इस सब का आर्डर तो 2 है, ये सभी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो ये तो कभी इसके साथ कम्यूट करेगा नहीं, अगर कम्यूट करेगा तो एक ही कंडीशन होगा, अभी आगे हम देखेंगे। क्योंकि अगर कम्यूट करेगा तो फिर ये कंडीशन फिल हो जाएगा। यहां से क्या है, वाई डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट वाई इनवर्स है। ये वाई डॉट एक्स इंटू एक्स डॉट वाई कब होगा, जब वाई इक्वल टू वाई इनवर्स हो जाए। यहां से आप देखिए ध्यान से, ये तो हमारा कंडीशन है इसमें डिहाइड्रल ग्रुप में। ये कम्यूट कब करेगा, जब ये कंडीशन हो जाए और ये कब होगा, जब वाई इक्वल टू वाई इनवर्स हो जाए। और ये कब होगा, जब आर्डर ऑफ वाई क्या हो जाए, 2 हो जाए। अगर वाई का आर्डर 2 हो जाता है तब ये कम्यूट करेगा, और अगर वाई का आर्डर 2 भी नहीं होता है तो हमको एक वैसा इसमें मिल जाए जिसका आर्डर 2 हो जाए। क्योंकि आप देखिए अगर वाई के पावर ए का आर्डर अगर 2 होता है तो वाई ए इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर ए इनवर्स होगा, और इसका अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई की पावर ए हो जाएगा। और यहां से देखिए ये सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा इसके साथ कम्यूट करेगा ही, बस दिक्कत इसके साथ है। और ये इसके साथ कम्यूट कब कर रहा है, जब इसका आर्डर क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डीएन में सेंटर में तो आइडेंटिटी हमेशा होगा, लेकिन अगर हमारा n इवन हो जाता है तो हमने देखा था कि हमको y की पावर n बाई 2 का जो आर्डर होता है ये 2 होता है, और जब इसका आर्डर 2 होगा तो ये किसमें कंटेन होगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप में क्योंकि इसका एलिमेंट वही इससे कम्यूट कर सकता है जिसका आर्डर 2 होगा, और इसमें आर्डर 2 का एलिमेंट तभी कंटेन होगा जब n हमारा क्या होगा, इवन होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ द डीएन इक्वल टू 1 इफ n इज आर्ड, ये आर्डर है एक्चुअली, आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ डीएन, और ये 2 इफ n इज इवन। क्योंकि अगर n हम आर्ड होता है तो इसके पास कोई एलिमेंट आर्डर 2 का नहीं होगा, तो उसमें सेंटर में केवल आइडेंटिटी कंटेन होगा लेकिन अगर n इवन हो जाता है तो फिर इसमें 2 आर्डर का एक एलिमेंट होगा और जो कि सेंटर में भी कंटेन होगा। तो सेंटर ऑफ डीएन क्या होगा, 1 होगा अगर n हमारा 8 हो, और सेंटर ऑफ डीएन 2 होगा अगर n हमारा क्या हो, इवन हो।
आप देखिए, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें D10 में सेंटर ऑफ D10 का ऑर्डर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यन हमारा क्या है D10 को हम क्या लिख सकते हैं, वो यन हमारा क्या है 10 है और ये इवन है, तो इस समय सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। और जहां जहां D2n देखा जाता है, जैसे आप ही में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो DN को नहीं D2n जानते होंगे डिहाइड्रल ग्रुप को, तो उस समय D10 क्या हो जाएगा, D2 into 5 हो जाएगा। तो जब D2n की यहां बात आती है तो यन जब आड होगा तो उस समय सेंटर ऑफ द ग्रुप में 1 एलिमेंट होंगे, और यन जब इवन होगा तो 2 होंगे। तो यहां से यन क्या है 5 है, तो यहां सेंटर हमेशा 1 कंटेन होगा जब इसको हम देखेंगे तो। लेकिन यहां से हमारा क्या है कि डीएन ही आप समझिए, डीएन में यन हम जब हमारा आड होगा तो उसमें 1 होगा, और यन जब हमारा इवन होगा तो इसमें क्या होगा 2 होगा। ये डिहाइड्रल ग्रुप रहा। सिमिलरली अगर हम सिमेट्रिक ग्रुप देखिए सेल में, तो वो एलिमेंट यहां से देख लिया कि सेंटर ऑफ डीएन इक्वल टू आइडेंटिटी इफ यन आड है, अगर यन इवन है आइडेंटिटी का y और यन बाई 2, ये 2 एलिमेंट कंटेन। एग्जाम्पल थर्ड, अगर G इक्वल टू SN हो जाता है, सिमेट्रिक ग्रुप हो जाता है। अब n इक्वल टू अगर हम 3 पुट करके S3 में देखें तो x इक्वल टू क्या है 1 2 3, तो S3 में क्या आ जाएगा, एक तो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी, और क्या हो जाएगा 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये S3 है। आप यहां से देखेंगे एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा सिमेट्रिक ग्रुप में कि डिस्टिंक्ट साइकिल आर कम्यूट, डिसजॉइंट या डिस्टिंक्ट जो साइकिल होते हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं, बाकी उसके अलावा कोई साइकिल कम्यूट नहीं करता है। यहां से देखिए ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूट नहीं करेगा। ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कम्यूट नहीं करेगा। ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी कम्यूट नहीं करेगा। ये साइकिल और ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी कम्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली इसको भी देख सकते हैं कि ये इसके साथ भी कम्यूट नहीं करेगा, इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, ये भी किसी के साथ कम्यूट नहीं करेगा, ये भी किसी के साथ कम्यूट नहीं करेगा, और ये भी किसी के साथ कम्यूट नहीं करेगा। क्योंकि कम्यूट तभी और तभी करेगा जब साइकिल क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। उस समय देखिए जब ये कभी कम्यूट करेगा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ S3 क्या हो जाएगा 1 एलिमेंट कंटेन होगा, और क्या होगा केवल वो आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप S4 लेते हैं तो S4 में भी देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ S4 आएगा वो भी आइडेंटिटी है। और यहां इन जनरल हम लिख सकते हैं कि इन जनरल सेंटर ऑफ SN इक्वल टू 1 फॉर ऑल n। ये ऑर्डर की बात है कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप होगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप यहां S3 में देख सकते हैं कि ये साइकिल इसके साथ कम्यूट तभी करेगी जब ये डिसजॉइंट हो, बट ये तो डिसजॉइंट है नहीं। और ये देखिए इसके साथ कम्यूट करेगा नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, किसी के साथ कम्यूट कोई एलिमेंट नहीं करेगा। तो इसके सेंटर में 1 एलिमेंट, यानी सेंटर ऑफ SN में हमेशा 1 एलिमेंट होगा किसी भी जन के लिए। अब अगर हम देखें वैसे अब आप अल्टरनेटिव ग्रुप में देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो कम्यूट करेंगे। तो सेंटर ऑफ जो AN आएगा अल्टरनेटिव ग्रुप, सेंटर ऑफ AN ये भी क्या होगा 1 होगा फॉर ऑल n, इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा 1 होगा। आसानी से आप देख सकते हैं यही से। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप जो है किसी भी, यहां n की वैल्यू आप देखिए, मुझे एक चीज याद आ गई, n की वैल्यू हमेशा 3 से ग्रेटर होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू 3 हो जाती है तो उस समय A3 क्या होगा Z3 का आइसोमॉर्फिक हो जाता है, मतलब साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। तो उस समय तो सेंटर इक्वल होगा। तो जब 3 से बड़ा है तब के लिए कहा गया है।
तो अब आप सेंटर ऑफ द ग्रुप, मुझे नहीं लगता कि किसी ग्रुप में आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे अगर आप देखें, अगर G इक्वल टू हम एग्जाम्पल लें Q8, तो इसमें देखिए 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K माइनस। अब इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो ये देखिए I J के साथ तो कमिट करेगा नहीं, I K के साथ कमिट करेगा नहीं, इसका मतलब I जो है सेंटर में कंटेंट नहीं होगा। सिमिलरली माइनस I भी जब कंटेंट नहीं होगा उस समय J भी कंटेंट नहीं होगा, माइनस J भी कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि यही एलिमेंट इसके साथ कमिट नहीं कर रहा है, यानी ये एलिमेंट इसके साथ कमिट नहीं कर रहा है, तो इसमें से कोई भी सेंटर में कंटेंट नहीं होगा। तो सेंटर में कंटेंट कौन कौन से होगा? 1 और माइनस 1। तो सेंटर ऑफ Q8 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1, माइनस 1। आप सिमिलरली जनरल प्रॉपर्टी से किसी भी ग्रुप का सेंटर, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रुप, थ्योरम है, यह प्रॉपर्टी भी इसको खींच सकते हैं कि G बाय सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक इंप्लाई G इज अबेलियन। यानी G बाय सेंटर ऑफ G, एक सेंटर ऑफ G हमारा क्या नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G बाय सेंटर ऑफ G हमेशा कोसेंट ग्रुप होगा, और अगर वो कोसेंट ग्रुप साइक्लिक हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि G हमारा क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे? 2 लाइन का प्रूफ है, आप देखिए। G बाय जेड हमारा क्या है? साइक्लिक ग्रुप है, और G बाय जेड जी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? जेड जी इंटू ए टाइप के एलिमेंट होंगे, और ए हमारा कहां से होगा? G का एलिमेंट होगा। इस टाइप के एलिमेंट क्या होंगे? इस G बाय जेड जी में कंटेन होंगे। अब यहां से देखिए कि G बाय जेड जी इज साइक्लिक, G बाय जेड जी इज साइक्लिक इंप्लाई देयर इज A बिलोंग टू G सच दैट G by ZG is generated by Z into ZG into A। ये इससे जनरेट होगा, ये यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? इससे जनरेट होगा, यानी इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे? इससे जनरेट होंगे। नाउ हमको ये दिखाना है कि G हमारा क्या है? अबेलियन है। तो लेट A कामा B बिलोंग टू G, वो सॉरी यहां A ले लिए हैं, तो B कामा D बिलोंग टू G। अब B और D दोनों G में है, तो हमको ये दिखाना है कि B डॉट D इक्वल टू D डॉट B। अगर हम ये दिखा देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि G हमारा क्या है? अबेलियन ग्रुप है। अब B G में कंटेन है, D G में कंटेन है, तो यहां से देखिए कि हम अब B G में कंटेन है, तो यहां से ZG इंटू B हम डिफाइन कर सकते हैं, ये इसमें कंटेन होगा, और ZG इंटू D डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी इसमें कंटेन होगा। अब देखिए जब ये इसमें कंटेन है और ये जनरेट हो रहा है इससे, देन देयर इज यम कामा यन बिलोंग टू यन सच दैट ZG इंटू B इक्वल टू ZG A के पावर यम एंड ZG इंटू D इक्वल टू ZG इंटू A के पावर यम। क्योंकि ये एलिमेंट इसे जनरेट हो रहे हैं, तो हम यम और यन ऐसे मिल जाएंगे, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस एलिमेंट को। नाउ B कंटेन होगा ZG इंटू B, क्योंकि A हमेशा H इंटू A में कंटेन होता है। आप पढ़े होंगे H हमारा सब ग्रुप है, तो जब B हमारा इसमें कंटेन है ZG इंटू B में, देन देयर इजिस्ट G1 बिलोंग टू ZG सच दैट B इक्वल टू G1 इंटू B, क्योंकि G1 ZG में हमको एक ऐसा G1 मिल जाएगा, B इक्वल टू G1 इंटू B हो जाएगा। सिमिलरली देयर इज G2 बिलोंग टू ZG सच दैट D इक्वल टू G2 इंटू D, ये हम लिख सकते हैं। और यहां से देखिए कि जब हम ये लिख दिए G2 है यहां पे, अब ये क्या है कि ये एलिमेंट G1 भी किस में कंटेन है?
जेड जी इंटू बी, और ये जनरेट हो रहा है किससे, ये एलिमेंट इससे जनरेट हो रहा है। इसका मतलब हम G1 इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, G1 इंटू बी को G1 इंटू ए के पावर m, और G2 इंटू डी को लिख सकते हैं G2 इंटू ए के पावर n। यहां से ये लिख सकते हैं, और यहां से क्या हो जाएगा नाउ, अब हमको बी डॉट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की जगह पे क्या है G1 ए के पावर m इंटू डी की जगह पे क्या है G2 ए के पावर m, G2 ए के पावर m। ये क्या हो जाएगा, अब G1 और G2 दोनों कहां है, सेंटर ऑफ द ग्रुप है, तो वो सभी से कम्यूट करेंगी, तो ये कम्यूट करेगा आपस में, तो हमारा क्या हो जाएगा G1 इंटू ए के पावर m प्लस n इंटू G2 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, ये G1 G1 G2 ए के पावर m इंटू G1 ए के पावर n, और ये क्या हो जाएगा d डॉट बी। तो आपने देखा कि अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक होता है तो ये जनरेट होगा, जनरेट होगा तो इसको ये लिख सकते हैं, और यहां से ये चूज किया, फिर हमने ये देखा, फिर ये हमने देखा फिर ये प्रॉपर्टी लगाई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और यहां से फिर हमने ये देखा, फिर ये देखा, और यहां से देखा कि ये एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जी इज अबेलियन। दो लाइन का प्रूफ है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उसके बाद देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो जी बाई जेड जी अगर साइक्लिक होता है तो जी हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। अब इसका यूज कहां है आप देखिए, अगर कोई हमको ऐसा दे दिया कि जी इज नॉन अबेलियन एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी एन है, मान लीजिए पी पावर एन, और एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि जी हमारा अबेलियन नहीं है और ऑर्डर ऑफ जी पी पावर एन है, तो बताइए कि सेंटर ऑफ जी में इसका ऑर्डर कम से कम कितना होगा। मान लिया ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सेंटर ऑफ जी क्या होगा, और यानी बोले यहां कोई दे देगा, तो जैसे मान लिया अगर यही यहां है हमारा जी, हमारा कहा है कि ये अबेलियन नहीं है, तो यहां से सेंटर ऑफ जी क्या होगा, सेंटर ऑफ जी हमको पता है कि सेंटर ऑफ जी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ जी पी का पावर एन है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या हो सकता है, पी की पावर आई फॉर्म का हो सकता है, सच दैट पी पावर आई डिवाइड पी पावर एन, इस फॉर्म का हो सकता है। अब यहां से एक रिजल्ट आप ये देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ जो जी है, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो पी की पावर एन माइनस वन नहीं हो सकता, ये पी की पावर एन माइनस वन नहीं हो सकता सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो उस समय जी बाई जेड जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइक्लिक, और जब ये साइक्लिक होगा तो जी हमारा क्या होगा, अबेलियन, जबकि स्टेटमेंट कहा है कि जी हमारा अबेलियन नहीं है। इसका मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ जी में कभी पी पर एन माइनस वन एलिमेंट नहीं होंगे, यानी ये इससे हमेशा क्या होगा, कम ही होगा, एट द सेंटर ऑफ जी ग्रुप लेस देन पी पर एन माइनस वन, इस ऑर्डर से हमेशा वो क्या होगा, कम होगा, यानी पी की पावर एन माइनस इक्वल टू पी की पावर एन माइनस टू फॉर्म में होगा। जैसे अगर दे दे यानी गोल फिक्स कर दे, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू, और जी हमारा कह दे कि जी इज नॉट अबेलियन, तो आप देखिए कि सेंटर ऑफ जी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वन, या तो पी, या तो पी स्क्वायर, या तो पी क्यू, बट ये नॉट अबेलियन है तो ये तो हो नहीं सकता फिर नॉट अबेलियन है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो जी बाई जेड साइक्लिक होगा, उसमें जी अबेलियन, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी अब क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ द ग्रुप या तो वन हो सकता है या तो पी हो सकता है, और हम एक प्रॉपर्टी और ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ जी कभी वन नहीं होगा इन दिस केस में, कि अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या हो, पी पावर एन फॉर्म का हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ जो जी होगा उसका ऑर्डर हमेशा पी ही होगा। इस ग्रुप में ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू है तो उस समय सेंटर ऑफ जी में हमेशा पी एलिमेंट होंगे। आप देखे थे अगर जी इक्वल टू हमने क्यू एड लिया था तो इसका ऑर्डर क्या था, टू की पावर क्यू, और इसके सेंटर ऑफ जी में कितने एलिमेंट आए थे, दो एलिमेंट आए थे, वन कामा माइनस वन। तो ये हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ जी में हमेशा पी एलिमेंट आएंगे, अगर उसका ऑर्डर क्या होगा, पी
क्यू होगा तो, और जी हमारा क्या है, नॉन अबेलियन है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी थ्योरम, फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है, बेहतरीन लगा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और बेहतरीन लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।